नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, एनसीईआरटी का हमारा सीरीज़ चल रहा है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि उत्तराखंड के जो यूकेपीएससी द्वारा समूह ग की परीक्षाएं होनी है उसमें आपका एनसीईआरटी का सिलेबस, जिसमें 9 से 12वीं तक के आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हिंदी में। तो आजकल हमारा वही सीरीज़ चल रहा है। यहाँ पे आज हम भाग 10वां करने वाले हैं। 9th का हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको प्लेलिस्ट में इसका लिंक दे दूंगी। आप पूरी वीडियोस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि किसी भी टॉपिक से आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जहां से आपके प्रश्न बनने की संभावना है, मैं वो सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए इनके बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं। यशपाल का जन्म 1903 पंजाब के फिरोज़पुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार, यथार्थवाद से मतलब है कि उनके समय में, यानी कि वर्तमान समय में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके अनुसार अपनी लेखनी चलाना, ठीक है। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़िवादियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वा दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। ये कहानी संग्रह है इनके, ठीक है। और उनका उपन्यास है झूठा सच, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये उपन्यास। इनका जो बहुत ही फेमस है, क्योंकि ये जो है ना, विभाजन की समस्या पर लिखा गया था। जब भारत विभाजन हुआ था ना, तो उसकी समस्या पर लिखा गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन बनेगा कि यशपाल का कौन सा उपन्यास है जो विभाजन की समस्या पर लिखा गया है। तो झूठा सच है, और 2 भागों में इन्होंने लिखा है। एक तो जो आज़ादी यानी कि 1947 से पहले का वर्णन है भाग 1 में, और भाग 2 में आज़ादी के बाद, यानी कि विभाजन के बाद की भारत की क्या स्थिति रही है उसका वर्णन उन्होंने झूठा सच उपन्यास के भाग 2 में किया है, ठीक है। तो 2 भागों में ये उपन्यास है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप देख भी पा रहे होंगे, उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है, ठीक है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, तो ये इनके बहुत फेमस उपन्यास हैं। इनको तो दिव्या और झूठा सच तो बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो मैंने है वो आपको बता दिया है ना। तो हो सकता है आपसे इनमें से भी कुछ पूछ लिया जा सकता है, तो आपको सभी याद रखने पड़ेंगे। उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता, उनकी रचनागत विशेषता। तो मतलब ये उनकी भाषा की जो विशेषता है ना, स्वाभाविकता और सजीवता क्या है, उनकी रचना की विशेषताएं हैं ना। अब यहाँ पर है लखनवी अंदाज, उनका एक व्यंग्य है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूँ तो यशपाल ने ये लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। कथ्य का मतलब होता है बिना मतलब एक तरफ से कथ्य का मतलब है स्टोरी, जिसे हम कहेंगे ना, जिस बिना स्टोरी के हम कोई भी चीज़ नहीं लिख सकते हैं। यानी कि उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ होनी चाहिए, यानी कि एक शीर्षक जिसे हम कह सकते हैं होना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो ये जो लखनवी अंदाज, आपके पास कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि लखनवी अंदाज व्यंग्य किसने लिखा है, तो यशपाल ने लिखा है, आपके सिलेबस में रखा गया है, इसलिए डायरेक्ट प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक। अब क्योंकि ये व्यंग्य यहाँ पर इन्होंने दिया है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या इसमें किस चीज़ पर ये व्यंग्य किया गया है कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती है, तो ये इसका मूल शीर्षक है। तो इसको पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न नहीं बनते। अब मैं आपको बताती हूँ प्रश्न बनने के चांसेस कहाँ से हो सकते। जो शब्द संपदा मैंने आपको बताया था कि इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो मुफस्सिल कहते हैं केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान को कहते हैं, ठीक है।
और सफ़ेद पोष यानी कि भद्र व्यक्ति, यानी कि इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे व्यंग्य में एक सफ़ेद पोष नाम के व्यक्ति की चर्चा की गई है, तो जिसका अर्थ होता है भद्र व्यक्ति। ठीक है, तो ये कुछ आप देख पा रहे होंगे उर्दू के यानी अरबी फ़ारसी के शब्द हैं। मैंने आपको बताया था कि एक ट्रिक मैंने समझाई थी आपको व्याकरण में भी, कि जिन शब्दों में भी इस तरह के नुक्ता लगे हुए, जैसे फ़ है ना, फ़, तो फ़ के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे 3 शब्द ऐसे हैं यहाँ पे जिनमें नुक्ता लगा हुआ है, इस बिंदी को नुक्ता कहते हैं। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है कि ये अरबी फ़ारसी के शब्द हैं। ठीक है, कभी कभी आपके पास क्वेश्चन क्या बनेगा कि किफ़ायत किस भाषा का शब्द है, तो किफ़ायत किस भाषा का है, अरबी फ़ारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, या उर्दू भी दे सकता है, तो उर्दू की लिपि क्या है, फ़ारसी लिपि है, तो कभी कभी आपको लिपि के तहत पूछा जा सकता है, कभी कभी डायरेक्ट भाषा पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो उर्दू भाषा का शब्द है और लिपि यानी कि फ़ारसी, अरबी फ़ारसी भाषा। डायरेक्टली ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कि किस भाषा का है, और ऑप्शन में दे देता है अरबी फ़ारसी के, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो किफ़ायत का मतलब क्या बताया हमने, मितव्ययिता, समझदारी से उपयोग करना। ठीक, तो इस तरह के आपको शब्दों की पहचान मैंने आपको बता दी। बाकी ये जैसे यहाँ पर भी एक है नफासत, ठीक है, तहज़ीब, तो ये भी क्या है, उर्दू के शब्द हैं, यानी अरबी फ़ारसी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, शिष्टता, तहज़ीब मतलब शिष्टता, और नफासत का मतलब होता है स्वच्छता। फिर है बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पे, नज़ाकत भी है, कोमलता। ठीक है, नफ़ीस भी है, नफ़ीस का मतलब होता है बढ़िया। तो ऐसे बहुत सारे शब्द इन्होंने यहाँ पे अरबी फ़ारसी से लिए हैं। तो आपके पास डायरेक्ट भी इस तरह के शब्द पूछे जा सकते हैं। आप इन शब्दों को नोट डाउन करिए और इनके अर्थों को ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इनके जीवन, इनकी रचनाएं आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, कंठस्थ करनी है। ठीक है, तो ये थे यशपाल, और आज का अपडेट, आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में, अगले लेसन के साथ हम फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। नमस्कार।